दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि तेजस्वी यादव का नीतीश पर प्रहार, बोले वे थक चुके हैं, जमीनी हकीकत पहचानने के बाद किया संन्यास का ऐलान। जी हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन धमदाहा की रैली में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 मेरा अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद आरजेडी, लोजपा और कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। इस बाबत आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं जो बात पहले से करता रहा हूं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धमदाहा में रैली में जनता से कहा कि आप जान लीजिए, आज तीसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हम इन्हें जीत की माला समर्पित कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दें कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बिहार चुनाव 2020 को आखिरी चुनाव कहने के बाद जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि साहब ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया, अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं। अपना अधिकार उनको ना दें जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे। अगले चुनाव में ना साहब रहेंगे ना जेडीयू, फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार का चुनाव भविष्य की राजनीति का भाग्य बदलने वाला है। उन्होंने कहा, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद महागठबंधन की जीत की सौंधी खुशबू आ रही है। इस खुशबू में युवाओं के रोजगार की, किसान की कर्ज माफी की, फसलों के दाम की, अपराध पर लगाम की, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की, नए उद्योग धंधों की, प्रवासी मजदूरों के लिए आशा की एक नई किरण की उम्मीदें हैं। साथ ही सुरजेवाला ने दावा किया कि नीतीश बाबू ने तो तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताया। जेडीयू भाजपा की हार स्वीकार कर ली है, पर जान ले कि जेडीयू भाजपा का टायर्ड व रिटायर्ड नेतृत्व, जिन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है, वो बिहार को हरा नहीं पाएंगे। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि दुमका ट्रेजरी केस के बारे में कि अभी जेल में रहेंगे लालू यादव। जमानत याचिका पर 27 नवंबर तक सुनवाई टली। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दुमका ट्रेजरी केस में कल जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रांची हाईकोर्ट ने सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाल दी है, जिस वजह से उनको अभी 20 दिन और जेल में ही बिताना पड़ेगा। इस केस में लालू यादव अपनी आधी सजा पूरी कर चुके हैं। ऐसे में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिलने की उम्मीद है। लालू लंबे वक्त से जेल में हैं और उनको किडनी, हृदय रोग और शुगर समेत 16 तरह की बीमारियां हैं। दरअसल दुमका कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी हुई थी, जिसकी जांच सीबीआई ने की। इसके बाद रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को इस मामले में दोषी पाया और 7 साल की सजा सुनाई। लालू इस केस में 42 महीने की सजा भुगत चुके हैं। ऐसे में उनके वकील ने रांची हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। ये मामला 6 नवंबर यानी कल के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाल दी है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें जिसमें शिवपाल यादव बोले कि पहले जो काम 100 रुपए में होता था, अब उसी काम के लिए दरोगा लेता है 10,000 रुपए। जी हम बात करें कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया। भाजपा सरकार के 100 दिनों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावों को चुटकी लेते हुए शिवपाल ने कहा कि सपा सरकार में जो काम 100 रुपए, 500 रुपए या 1,000 रुपए में काम हो जाता था, आज दरोगा 10,000
50,000 रुपए से नीचे बात नहीं करता। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर झूठी रिपोर्ट हटवानी हो तो 50,000 से 1 लाख रुपए लगते हैं। शिवपाल ने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार में या मंत्रियों विधायकों की सिफारिश तक नहीं सुनी जा रही है। सिफारिश के बाद भी पुलिस रुपए ले रही है। हमारे शासन में ब्लॉक स्तर के नेता के द्वारा भी काम हो जाया करता था। वहीं शिवपाल यादव लव जिहाद के खिलाफ कानून के पक्ष में दिखे। शिवपाल यादव गोंडा के इटिया थोक में स्वागत समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की स्थिति में आप सभी परिचित हैं। सरकार की नीतियों से सब लोग दुखी हैं। सरकार का हर फैसला न देश हित में है और न जनता के हित के लिए है। और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि सीएम योगी ने लिया पराली जला रहे किसानों पर पुलिसिया कार्रवाई का संज्ञान। कहा बदसलूकी नहीं, उनको जागरूक करें। जी आपको बता दें कि वायु प्रदूषण की मार से उत्तर प्रदेश इस बार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। धुआं युक्त खराब हवा के लिए पराली को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसे किसान खेत में जलाते हैं। इस बार पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए पुलिस सख्ती कर रही है, जिस पर विरोधी योगी सरकार पर हमलावर हुए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और कहा है कि किसी भी हालत में पराली जलाने के मामले में किसानों से बदसलूकी सहन नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि किसानों को इसके लिए जागरूक किया जाए कि पराली जलाने से क्या नुकसान है। सीएम योगी ने कहा कि पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में सरकार पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुकी है। इस बारे में किसानों को जागरूक किए जाने की जरूरत है और इसके लिए अभियान चलाया जाए। किसानों को ये बताया जाए कि पराली जलाने से पर्यावरण के साथ साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने पराली जलाने की दंडनीय अपराध घोषित किया है। सीएम योगी ने कहा कि जलाने के बजाय किसानों को उन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए जिनसे पराली को निस्तारित कर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि आखिरी चुनाव वाले बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति छोड़ केंद्र की करनी चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि बीते गुरुवार को पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बताया, जिसके बाद से राजनीतिक हलचल मच गई है। और इसी मुद्दे पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा डरपोक, कमजोर और असहाय व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहता है। पप्पू यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब भाजपा की स्क्रिप्ट है। नीतीश कुमार के इस बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि वो मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे लोगों पर कौन विश्वास करेगा। चिराग पासवान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि राजस्थान से गुजरात पहुंची गुर्जर आंदोलन की आंच। सूरत में हाईवे जाम कर रेल रोकने की चेतावनी। जी हां, बात करें कि आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में चल रहे गुर्जर समाज के आंदोलन का असर गुजरात में भी दिख रहा है। गुर्जर समाज की समिति एवं उसके पदाधिकारियों ने अब यहां भी हाईवे जाम करने और रेल रोकने की चेतावनी दे डाली है। अखिल भारतीय गुर्जर से देवसेना की ओर से सूरत जिला के कलेक्टर डॉक्टर धवल पटेल से भेंट की गई, जहां कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन पत्र सौंपते हुए गुर्जरों ने कहा कि हमारी मांग नहीं मानी गई तो यहां भी हाईवे जाम कर रेल रोको आंदोलन करेंगे। मालूम हो कि गुर्जर आंदोलन के चलते ही राजस्थान भर में रेल समेत यातायात की अन्य सुविधा बाधित हुई है। यहां विभिन्न पटरियों से जाने वाली रेलों के रूट बदलने पड़े हैं। गुर्जर समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार आरक्षण लेकर रहेंगे। सूरत की ही बात की जाए तो यहां कलेक्टर के समक्ष आवेदन के जरिए लोगों ने कहा कि हमारा समाज लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत है और पिछले आंदोलनों के दौरान समय समय पर सरकार के साथ हुए समझौते की पूर्ण रूप से पालना नहीं होने से ओबीसी वर्ग तथा समाज में काफी आक्रोश है। ऐसे में यदि अभी भी मांग नहीं मानी गई तो सूरत के हाईवे जाम कर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें जो कि बाबा के ढाबा के बारे में आ रही है कि वीडियो वायरल करने वाले यूट्यूबर गौरव पर फ्रॉड करने का मामला दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि बाबा के ढाबा का वीडियो वायरल करने वाले यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 420 का मुकदमा दर्ज किया है। गौरव के खिलाफ यह मुकदमा खुद बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने दर्ज करा है। मालवीय नगर थाने में दर्ज हुए मुकदमे में बाबा ने आरोप लगाया है कि मदद के लिए आए पैसे में गौरव ने हेरफेर किया है। बाबा का आरोप है कि उन्हें लोगों से पता चला है कि मदद के नाम पर करीब 20 लाख रुपए आए हैं। आज इस मामले में बाबा और उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपको बता दें 31 अक्टूबर को कांता प्रसाद ने गौरव वासन के खिलाफ मालवीय नगर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि गौरव वासन ने उनके साथ फ्रॉड किया है। अक्टूबर में गौरव ने उनसे संपर्क किया, उनके व्यापार को प्रमोट करने के लिए वीडियो शूट किया। बाबा का ढाबा नाम से एक छोटा से स्टॉल है, जिसके बाद आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से स्वाद ऑफिशियल से वीडियो को अपलोड किया, पैसे डोनेट करने की बात कही। और वहीं इस पूरे मामले में यूट्यूबर गौरव वासन ने भी अपनी बात सामने रखी है। आपको बता दें गौरव का कहना है कि बाबा उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। गौरव ने बताया 8 तारीख को 75,000 रुपए मैं खुद बाबा के साथ उनके बैंक अकाउंट में जमा करने उनके साथ बैंक गया था। उसके बाद जो पैसे मेरे अकाउंट में आए थे वो भी मैंने बाबा को दे दिए थे, जिसमें 2,33,000 का चेक, 1 लाख की NEFT और 45,000 पेटीएम का पैसा शामिल है। बाबा की मैंने मदद करने की कोशिश की है। मुझे बैंक से पता चला कि बाबा के अकाउंट में करीबन 20 लाख रुपए आ चुके हैं, लेकिन अचानक से इतना पैसा अकाउंट में आने के बाद उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। इस मदद के बाद मैंने बाबा के साथ वीडियो बनाकर यह भी मैसेज देने की कोशिश की थी कि अब उनकी जितनी मदद होना चाहिए थी वो हो गई है, अब किसी और की मदद करें लोग। मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया जा रहा है, वो चाहे तो मेरे सारे रिश्तेदारों के अकाउंट भी चेक करवा सकते हैं। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी को देता हूं मैं चैलेंज, कहा दम है तो मुंबई फिल्म सिटी को यूपी ले जाएं। जी हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना के बीच फिल्म सिटी को लेकर चल रही अदावत में अब उद्धव ठाकरे ने सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लिए फिल्म एंड मीडिया एंटरटेनमेंट पॉलिसी को लेकर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि फिल्म सिटी को मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाने की बातें चल रही हैं, ले जाइए, अच्छा होगा, अगर आप में क्षमता है तो ले जाइए। महाराष्ट्र में हम कोशिश करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण फिल्में बने। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं का निर्माण करके मनोरंजन उद्योग को हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की यह घोषणा अहम इसलिए है क्योंकि कुछ महीने पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि दिल्ली के समीप देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे। इसके बाद फिल्म सिटी के मुद्दे शिवसेना और बीजेपी के बीच अदावत चल रही है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को याद करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठी मानुष ने इस फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी है। महाराष्ट्र उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। आज देश का सबसे बड़ा अवार्ड उनके नाम पर है। महाराष्ट्र सरकार इस परंपरा को कायम रखेगी। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना उर्मिला मातोंडकर को बनाने जा रही है MLC, राज्यपाल को भेजा है नाम। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को महाराष्ट्र सरकार जल्द ही विधान परिषद का सदस्य बनाने वाली है। महाराष्ट्र महागठबंधन सरकार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कोटे से महाराष्ट्र विधान परिषद में नामांकन के लिए 12 नामों की सूची भेजी है और इस सूची में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और कांग्रेस के 4 नाम शामिल हैं। इन्हें राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद भेजा जाएगा। इस लिस्ट में उर्मिला मातोंडकर का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना, NCP और कांग्रेस का गठबंधन है। गठबंधन सरकार में शामिल इन तीनों पार्टियों ने अपने 4 नेताओं का नाम राज्यपाल को भेजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने एकनाथ खड़से, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे और आनंद शिंदे का नाम भेजा है और कांग्रेस ने रजनी पाटिल, सचिन सावंत, मुजफ्फर हुसैन और अनिरुद्ध वनकर का नाम भेजा है। वहीं सत्ता पर काबिज शिवसेना ने उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर और नितिन वानगुड़े पाटिल का नाम राज्यपाल को भेजा है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जिसमें अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर शिवसेना की दो टूक। कहा मुंबई पुलिस सिर्फ कानून का पालन कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए संपादकीय में लिखा गया है कि ये आश्चर्य है कि गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले को केंद्र के मंत्री और महाराष्ट्र के भाजपा नेता आपातकाल जैसी स्थिति बता रहे हैं। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि मृतक अन्वय नाइक केस में पिछली सरकार ने अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या मामले में बचाने के लिए लीपापोती की कोशिश की थी। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र की पिछली एनडीए सरकार में शिवसेना खुद भी साझीदार थी। गौरतलब है कि गत बुधवार को अचानक मुंबई स्थित रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जबकि इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में गिरफ्तार करने से पहले न अर्नब गोस्वामी को नोटिस नहीं दिया गया और न बंद हो चुके केस को दोबारा खोलने की सूचना कोर्ट को देने का जहमत नहीं कर पाई। अर्नब पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए संपादकीय में गुजरात में एक पत्रकार की गिरफ्तारी का नजीर पेश किया। संपादकीय में बीजेपी याद दिलाया गया कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, लेकिन कोई भी इन मामलों को आपातकाल की याद नहीं दिलाता। संपादकीय के जरिए शिवसेना कहती है कि भाजपा नेताओं को अन्वय नाइक को न्याय की मांग करनी चाहिए, जो अपनी बीमार मां के साथ खुदकुशी करके दुनिया छोड़ गया। मृतक की पत्नी न्याय की मांग कर रही है और पुलिस महज कानून का पालन काम कर रही है। इसमें लोकतंत्र पर हमले का सवाल कहां उठता है? गोस्वामी की गिरफ्तारी में प्रेस पर हमले जैसी बात कहां है, जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने मामले को परिभाषित किया है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल अगस्त सितंबर तक 30 करोड़ भारतीयों को कोविड वैक्सीन देने का है लक्ष्य। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक सरकार अगले साल अगस्त सितंबर तक 30 करोड़ भारतीयों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे विशाल टीकाकरण नेटवर्क है। इसके तहत हर साल 26 करोड़ नवजात इस टीकाकरण अभियान में शामिल किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि भारत के पास अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, स्टोरेज की क्षमता भी है। भारत में हर साल बच्चों को टीके के 60 करोड़ डोज दिए जाते हैं, इसलिए भारत के पास टीकाकरण अभियान को क्रियान्वित करने का बेहतरीन अनुभव है। आउटलुक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी सकारात्मक जानकारी दी है। आपको बता दें हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इस नाते उन्होंने बताया है कि भारत सरकार वैक्सीन के निर्माण से लेकर उसकी उपलब्धता, सप्लाई चेन और स्टोरेज हर बात पर नजदीकी नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अगस्त सितंबर 2021 तक 30 करोड़ भारतीयों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करा दे। ये हमारी कुल आबादी का 22% है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें अर्नब गोस्वामी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे बीजेपी विधायक को मुंबई पुलिस ने लिया हिरासत में। कहा थाने में भी जारी रहेगा विरोध। जी हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि उन्हें रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के समर्थन में भूख हड़ताल करने के दौरान मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राम कदम ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर मांग की थी कि अर्नब गोस्वामी के साथ मारपीट करने वाले 9 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए और मामले की जांच की जाए। अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर शुक्रवार दोपहर के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई है। आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। थाने में भी भूख हड़ताल जारी है। शुक्रवार को राम कदम ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र सरकार ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में हमें डिटेन किया है, भूख हड़ताल से रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी भूख हड़ताल जारी है। एक अन्य ट्वीट में राम कदम ने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम पर भूख हड़ताल तोड़ने के दबाव बनाए जा रहे हैं। मरीन ड्राइव पुलिस थाने में भूख हड़ताल जारी है। राम कदम ने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द रिहा करे। तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि दिवाली से पहले फिर महंगा हुआ सोना, 2000 रुपए चमकी चांदी। जान लेते हैं क्या है आज के नए दाम।
जी आपको बता दें कि सोना और चांदी लगातार तीसरे दिन भी महंगा हुआ है। इसके पहले गुरुवार को भी दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में तेजी आई थी। शुक्रवार को सोने का दाम 791 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। और वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इस बारे में जानकारी दी है कि चांदी के भाव में 2000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। जानकारों का कहना है कि प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद में दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।